कहानी की शुरुआत एक लड़ाई से होती है जहां 5 योद्धा एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। वह व्यक्ति लाल डिजाइन वाली आर्मर पहने हैं और एक विशाल तलवार थामे हुए है जो घायल लगता है। जैसे ही वह घातक वार करने वाला होता है, एक युवक कहता है कि लड़ाई अब खत्म होती है। उसके साथी भी उसका साथ देते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीली केप वाले योद्धा की विशाल तलवार सूरज की रोशनी में चमकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी तलवार जमीन पर जोर से मारता है, जिससे एक धमाका होता है और जमीन टूट जाती है। हम देखते हैं कि टारगेट बना युवक एक ही जगह पर खड़ा रहता है, जबकि उस पर कई हमले होते हैं। वह तुरंत हवा में छलांग लगाता है। वह अपनी बड़ी तलवार से सभी हमलों को चकमा देता है, इस तरह कि एक भी हमला उसे छू नहीं पाता। थोड़ी दूर एक लंबी बालों वाली लड़की अपनी शक्ति सक्रिय करती है ताकि नीली केप वाला योद्धा मजबूत बना रहे। हम जान पाते हैं कि उसने योद्धा को आशीर्वाद दिया है, जो अब पहले से ज्यादा दृढ़ दिखता है। वह फिर से वॉर करता है। फिर से एक बड़ा धमाका होता है जो ग्रे आर्मर वाले युवक को दीवार से टकरा देता है, उसे कोने में छोड़ते हुए। जब एक प्रकाश की लहर उसकी ओर बढ़ती है, सभी को चौंकाते हुए वह बस ऊब की नजरों से देखता है। वह सोचता है कि वह इस वार को नहीं रोक पाएगा। एक जोरदार टक्कर होती है और मलबा चारों ओर उड़ता है। हवा में उड़ता हुआ उसकी केप जल रही है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया। नीले आसमान की ओर देखते हुए वह कहता है कि शायद एक डीमन लॉर्ड के लिए यही उचित अंत है। जमीन पर गिरते ही वह चेतना में आता है और सोचता है कि इतनी आवाज क्यों आ रही है। अचानक एक आवाज कहती है कि जल्दी करो और काम खत्म करो, क्योंकि यह डीमन लॉर्ड है और कोई नहीं जानता कि वह अपनी शक्ति कब वापस पा ले। थोड़ा चकराया हुआ हमारा मेन कैरेक्टर उठकर बैठता है और सोचता है कि वह अब तक जिंदा कैसे है। उसके सामने नीली केप वाला योद्धा खड़ा है जो गंभीरता से देख रहा है और अगला कदम तय कर रहा है। जिच मुस्कुराता है और सोचते हुए कहता है कि वह कमीना सच में काफी हैंडसम है। नाराज होकर सुनहरे बालों वाला योद्धा जिचमूर को ध्यान देने को कहता है। फिर वह चेतावनी देता है कि वह सबको बताएगा कि जिच ने कितनी बुरी बातें की हैं। हमें पता चलता है कि जिच ने करुआमिन के ऑर्डर के सैकड़ों होली नाइट्स को मार डाला, जिसमें अच्छे लोग भी शामिल थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बर्बरता तो अभी बाकी है। जिच उसकी बातें सुनना बंद कर देता है और सोचता है कि वह कितनी स्वाभाविकता से बोलता है। जब वह फिर से ध्यान देता है तो योद्धा कहता है कि किए गए पापों की सजा मौत है। गुस्से में जिच सोचता है कि उस व्यक्ति की बकवास सुनना कितना चिढ़ दिलाता है। भले ही वह सब सच है, लेकिन अगर वह बस ऐसे ही हार मान जाए तो डीमन लॉर्ड का उसका खिताब व्यर्थ हो जाएगा। जल्द ही उसे भाग्य को मोड़ने वाली की का उपयोग करना होगा ताकि वह अंतिम वार कर सके। हमें पता चलता है कि मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसी तलवार है जो टारगेट का भाग्य बदल देती है। सामने खड़ा योद्धा न्याय देने के लिए तैयार होता है और कहता है कि उम्मीद है अगली जिंदगी में वह कुछ अच्छा करेगा। जवाब में जिच कहता है कि उसे मौका दिया गया है, लेकिन वह दिन आज नहीं है। हम देखते हैं कि चोट लगने के बाद भी जिच खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे पहले कुछ करना है। एक हाथ पीछे रखते हुए वह तलवार को सक्रिय करता है, जिससे एक चमकदार बैंगनी प्रकाश चारों ओर फैलता है। अपने प्रतिद्वंदी की आंखों में देखते हुए जिच कहता है कि यह उसका अंतिम वार है। सुनहरे बालों वाले युवक की आर्मर में एक छेद बनता है और वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि पेड़ की जड़ें उसकी त्वचा से निकलने लगती हैं। गुस्से में वह पूछता है कि जिच ने ऐसा कैसे किया। एक शैतानी मुस्कान के साथ वह जवाब देता है कि शायद उसका जादू असर कर गया। नीली केप वाला योद्धा हार नहीं मानता और फिर से अपनी तलवार से वार करता है, जिससे डीमन लॉर्ड की जान चली जाती है। सोचते हुए जिच कहता है कि उसने व्यर्थ में मृत्यु पाई, लेकिन कोई पछतावा नहीं है। हमें एक नए स्थान पर ले जाया जाता है। एक खिड़की से सूरज की रोशनी आती है जो दर्शाती है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। बिस्तर में जिच चिड़चिड़ाकर उठता है क्योंकि पक्षियों की आवाज ने उसकी नींद हराब कर दी। अचानक उसे एहसास होता है कि वह कहाँ है और वह चौंकता है जब अपनी चादर से ढंकी टांगों को देखता है। फिर वह अपने हाथों को देखता है और गर्दन तक ले जाता है जहां उसे घातक वार मिला था। जिच जल्दी से बिस्तर से बाहर निकलता है। एक आईने के सामने रुककर उसे एहसास होता है कि वह फिर से जवान हो गया है। वह याद करता है कि उसने फेट को मोड़ने वाली की का उपयोग किया था, लेकिन उसे यह याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। चारों ओर देखकर
ज़ाइच निष्कर्ष निकालता है कि वह अब अतीत में वापस आ गया है, जहां वह अभी भी अपने परिवार के साथ रहता था। अब उसका अगला कदम यह होना चाहिए कि वह फिर से उस की को हासिल करे। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है जब ज़ेच अपने विचारों में उलझा होता है। कदमों की आवाज सुनकर वह सोचता है कि कोई उसकी नोबल फैमिली के सबसे बड़े बेटे के कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का आता है और उसे मालिक कहते हुए पूछता है कि वह अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं गया। भले ही ज़िच को याद न हो कि वह युवक कौन है, वह मुस्कुराता है क्योंकि कम से कम वह उसे सम्मान दे रहा है। दरवाजे पर खड़ा युवक कहता है कि मेन कैरेक्टर आमतौर पर सुबह जल्दी उठता है क्योंकि वह अब उस स्थिति में नहीं है कि देर तक सो सके। ज़िच अपनी उंगली उठाता है और अपने सेवक को पास बुलाता है। युवक तुरंत आदेश का पालन करता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है। चुपचाप मेन कैरेक्टर बस उसे घूरता है और फिर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। गाल पर हाथ रखते हुए लड़का पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया। ज़िच पास आता है और उसके चेहरे पर काली छाया दिखाई देती है। सुनहरे बालों वाला लड़का समझ जाता है कि वह पूरी तरह फंस चुका है। अचानक बूट उसके शरीर से टकराते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में ज़िच उसके सिर पर लाते मारता है, लगातार वार करता है। लड़का उठने की कोशिश करता है और माफी मांगता है, लेकिन बाहर से एक आवाज आती है, क्या हो रहा है? लेकिन कोई फायदा नहीं। मेन कैरेक्टर पिटाई करता रहता है जब तक कि कोई कमरे में दाखिल नहीं हो जाता। सुनहरे बालों वाला लड़का जल्दी से सर हॉल्टन की बाहों में भागता है। वहां खड़े व्यक्ति ने सवाल पूछा, जिससे ज़ाइच को गुस्सा आता है क्योंकि वह अपमानित महसूस करता है। आह भरते हुए वह उनके पास जाता है। वह आदमी पूछता है कि लड़का जवाब क्यों नहीं देता। ज़िच व्यंग्य से कहता है कि हॉल्टन थोड़ा अभद्र है। हॉल्टन पूछता है कि क्या वह उसे भी पीटेगा। मुस्कुराते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि एक ऐसा कमीना जो अपने मालिक को नहीं पहचानता, उसे सबक सिखाना जरूरी है। योद्धा पूछता है कि क्या उसमें इतना दम है कि वह ऐसा कर सके। पीछे हटते हुए ज़िच कहता है कि वह सही कह रहा है। अभी वह उसे हरा नहीं सकता, लेकिन एक मास्टर के रूप में वह एक नौकर की अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। गुस्से में हॉल्टन पूछता है कि लड़का जानता भी है कि वह किससे बात कर रहा है। अचानक एक मेजपोश उसकी ओर उड़ता है और उसका सिर ढक देता है। हॉल्टन संघर्ष करता है और पूछता है कि यह कैसी चाल है। घबराकर सुनहरे बालों वाला लड़का योद्धा का नाम चिल्लाता है। हम देखते हैं कि ज़िच हवा में प्रकट होता है और एक फूलदान से वार करता है। फूलदान हॉल्टन के सिर पर टूटता है। अपने हाथ पोंछते हुए ज़िच जमीन पर पड़े दुश्मन को देखता है और कहता है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर देखकर वह कहता है कि अब वह फिर से वही कर सकता है जो पहले कर रहा था। लड़का पसीने पसीने हो जाता है। एक घूंसा फिर से उसके चेहरे की ओर उड़ता है। कमरे के बाहर मदद की चीखें सुनाई देती हैं। बाद में एक दूसरे स्थान पर ज़िच दो विशाल दरवाजों के सामने खड़ा होता है और याद करता है कि पहले वह इस कमरे में जाने से कितना डरता था। अब वह कहता है कि उसे कुछ महसूस नहीं होता। अंदर 5 लोग उसे घूरते हैं, जिनमें पीटा गया लड़का और हॉल्टन शामिल हैं, जो अब होश में आ चुका है। हॉल्टन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह याद करता है कि एक लाल बालों वाला लड़का पहले ही बता चुका है कि यह मामला उसके पिता तक पहुंच चुका है। पिता यह जानकर बेहद निराश थे कि स्टील वॉल घर का एक नाइट इतनी शर्मनाक तरह से हार गया। हमें पता चलता है कि वह लाल बालों वाला लड़का स्टील वॉल है, ज़िच का सौतेला भाई। वह हॉल्टन के चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसे सिर ऊंचा रखना चाहिए। वह कहता है कि आखिरकार वे उसके सौतेले भाई से ही निपट रहे हैं। वर्तमान में सिंहासन पर बैठा आदमी कहता है कि ज़िच देर से आया है। वह और कोई नहीं बल्कि बॉर्डो स्टील वॉल है, ज़िच का असली पिता। ज़िच आंखें घुमाता है और पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया। उसका रवैया देखकर पिता गुस्से से आंखें सिकोड़ता है और पूछता है कि क्या उसने यह भूल गया है कि उसे सम्मान से बात करनी चाहिए। लेकिन ज़िच कहता है कि उसे कोई सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति कभी उसे अपना बेटा मानता ही नहीं। यह सुनकर बॉर्डो और भी नाराज होता है। बॉर्डो पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। ज़िच पूछता है कि जब वह वारिस की बात करता है तो क्या सच में उसे अपना बेटा मानने की योजना बना रहा है। यह सुनकर ज़िच की सौतेली माँ फ्लोरल स्टील वॉल अपने पति के कंधे पर हाथ रखती है। वह कहती है कि उसने पहले ही ज़िच के बुरे व्यवहार के बारे में चेतावनी दी थी।
वह कहती है कि मेन कैरेक्टर हमेशा से ही असभ्य और बदतमीज रहा है। यह सुनकर जिज की मुट्ठियां भींच जाती हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि यह महिला और उसका बेटा हमेशा उसे मिटाना चाहते थे। अपने रवैये को बदलते हुए वह झुकता है और कहता है कि सब कुछ एक गलत फहमी थी। फिर वह फ्लोरल को माँ कहकर मुस्कुराता है, ताना मारते हुए। फ्लोरल उसकी ओर गुस्से से देखती है। जिज पूछता है कि क्या उसे हॉल्टन और उस लड़के की वजह से बुलाया गया है। पीठ घुमाकर वह अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलती से तलवार उठा ली थी। दोनों, नौकर और नाइट, यह सब देखकर सोचते हैं कि अब क्या होगा। ऑनाडो और ग्रेग दोनों चौंक जाते हैं। जिज तलवार को सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर घुमाता है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम हांस है, स्टील वॉल परिवार का सेवक। परिवार का मुखिया खड़ा हो जाता है और पूछता है कि जिज उसके सामने तलवार कैसे उठा सकता है। ग्रेग, उसका दूसरा बेटा, मुस्कुराता है। जिज कहता है कि जो स्टील वॉल के बालों का अपमान करता है वह मरेगा। वह कहता है कि उसे लगा यही बैठक का मकसद है। उसकी सौतेली माँ बहस में कूदती है और कहती है कि हांस ने कभी उसका अपमान नहीं किया। तलवार जमीन पर रखते हुए जिज पूछता है कि क्या वे कह रहे हैं कि वह झूठ बोल रहा है। घबराया हुआ हांस सोचता है कुछ भी गलत कहा तो सब खत्म। उधर डीमन लॉर्ड सोचता है कि काउंटेस हांस की इतनी रक्षा क्यों कर रही है। हॉल्टन आगे आता है और कहता है कि हांस सच बोल रहा है और जिज झूठा है। जिज मुस्कुराता है और कहता है कि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फ्लोरल पूछती है, क्या वह पूरी तरह से निश्चित है। हॉल्टन कहता है, हाँ, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिज ने बिना वजह उन दोनों पर हमला किया। मजाक करते हुए मेन कैरेक्टर कहता है, कमाल है, तुम मानते हो कि तुम जैसे पर हमला हुआ। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं। हॉल्टन जवाब देता है कि उसने बस सच कहा है। जिज फिर पूछता है, क्या हॉल्टन अब भी यही कहेगा कि वह निर्दोष है। अगर हाँ, तो फिर इसे ड्यूल से सुलझाया जाए। नाइट चिढ़ जाता है और पूछता है, क्या जिज मजाक कर रहा है। जिज तलवार उसकी ओर तान कर अपने पिता से पूछता है, क्या यही सही तरीका नहीं। फिर कहता है, अगर वह यह ड्यूल हार गया तो उसे उत्तराधिकारी बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। पिता सहमत हो जाते हैं और ड्यूल की अनुमति देते हैं। तो गुस्से में हॉल्टन कहता है, वह अपने लॉर्ड का हर आदेश मानेगा। जिज मुस्कुराता है और अपने पिता का धन्यवाद करता है। जाते समय जाइज कहता है कि उसे बैटल के समय और स्थान की जानकारी दी जाए। भीतर ही भीतर बॉर्डो सोचता है, वह तो बस डांटना चाहता था और उसे कमरे में भेजना चाहता था, लेकिन यह तो परफेक्ट मौका है ग्रेग को उत्तराधिकारी बनाने का। जाते हुए जिज कहता है, शायद अब उसका मन बदल गया है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भले ही वह जीत जाए फिर भी उसे वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। उसके पिता पूछते हैं कि वह किस चीज की बात कर रहा है। वह कहता है कि अब कुछ कहने को नहीं बचा, इसलिए वह उन्हें ड्यूल के दिन मिलेगा। घर के बाहर अपनी शक्तियों का परीक्षण करते समय जिज सोचता है कि अब वह एक 19 साल के लड़के के शरीर में है जो अतीत में बहुत कमजोर था और शायद सिर्फ अपने पिता की मंजूरी पाने की परवाह करता था। उसे तलवार चलाना तक नहीं आता था क्योंकि उसके पिता ने उसे फेंसिंग की क्लास लेने नहीं दी थी। उस समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर कितनी जबरदस्त और विनाशकारी शक्ति छुपी हुई थी। हमें पता चलता है कि हर इंसान के पास माना की एक सीमा होती है, लेकिन जिज की सीमा औसत व्यक्ति की तुलना में बेहद अधिक है। अपनी शक्ति का उपयोग करते समय जिज को सीने में दर्द होता है। अचानक एक विस्फोट होता है जो उसे पीछे की ओर फेंक देता है। जमीन पर पड़े हुए वह सोचता है कि उम्मीद के मुताबिक यह असंभव है कि वह तुरंत उस मानव स्तर तक लौट सके जो उसके डीमन लॉर्ड बनने के समय था। उसे उस स्तर तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था और यह उल्लेखनीय था कि उसके साथ घटनाएं एक के बाद एक होती रही, जैसे कि किसी ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा हो। हमारा मेन कैरेक्टर जमीन से उठता है और ग्रे को आदेश देता है कि वो उस पर जासूसी करना बंद करे और वहां से चला जाए। उसका सौतेला भाई हैरान होता है कि उसे उसकी मौजूदगी के बारे में कैसे पता चला। एक पेड़ के पीछे से निकलते हुए वह पूछता है कि क्या जिज ने अंततः अपना माना जागृत कर लिया है और क्या उसे वाकई लगता है कि वो उस ड्यूल को जीत सकता है और अपने कौशल से टाइटल विरासत में ले सकता है। मुस्कुराते हुए ग्रे यह भी पूछता है कि उसका छोटा भाई अचानक इतना अलग व्यवहार क्यों करने लगा है, जब पहले वह हमेशा सिर झुकाकर रहता था ताकि बाद में उसे इनाम मिल सके। मेन कैरेक्टर अपने सौतेले भाई के पास जाता है और गंभीरता से उसकी ओर देखता है। चेहरे पर नसें उभरते हुए वह कहता है कि वह जानता है कि ग्रे डरता है कि जिज टाइटल विरासत में ले लेगा,
लेकिन लाल बालों वाला लड़का इस आरोप से इनकार करता है और कहता है कि अगर वह जिच जैसे किसी इंसान से नहीं निपट सकता तो उसे सच में टाइटल छोड़ देना चाहिए। जिच अपना हाथ उस युवक के कंधे पर रखता है और पूछता है कि क्या वह इसमें पूरी तरह से यकीन रखता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे अपने बड़े भाई की इच्छा पूरी करनी होगी और उत्तराधिकार के इस विवाद को उसी तरीके से सुलझाना होगा जैसे वह पला बढ़ा है। ग्रे उसका हाथ हटाते हुए पूछता है कि क्या वह सच में उसे ड्यूअल के लिए चुनौती दे रहा है। मेन कैरेक्टर फिर पूछता है कि उसका प्रस्ताव के प्रति उत्तर क्या है और उसका भाई जवाब देता है कि उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। जिच दूर जाते हुए कहता है कि फिर सब तय हो गया है और वह समय और स्थान चुनेगा। फिर जिच और हेल्टन के बीच ड्यूल का दिन आ जाता है। बैटलफील्ड के केंद्र में खड़ा व्यक्ति चिल्लाता है कि उसने जो लेसन लिया था उसे गंभीरता से लिया है, लेकिन अब उसकी बारी है कि वह उस लड़के को एक लेसन सिखाए। जिच को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हाल्टन बोल क्या रहा है। कोई धीरे धीरे पास आता है। वह एक ग्रे बालों वाला नाइट है जो फिर पूछता है कि क्या हाल्टन तैयार है। वह आदमी तुरंत हाँ में जवाब देता है, जबकि मेन कैरेक्टर उसकी ओर व्यंग्यात्मक ढंग से देखता है। नाइट फिर घोषणा करता है कि ड्यूल शुरू हो गया है। बिना समय गंवाए दोनों आमने सामने चार्ज करते हैं और स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। अपने प्रतिद्वंद्वी की मार को ब्लॉक करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सब कुछ के बावजूद वह अभी भी एक नाइट है। यह सुनते ही कुछ हाल्टन के मन में ट्रिगर होता है और वह मुस्कुराने लगता है। फिर वह अपनी तलवार उठाकर घातक वार करने के लिए तैयार होता है। वह लड़के से पूछता है, अब कैसा लग रहा है? क्या तुम समझ गए कि अगर हम निष्पक्ष रूप से लड़ते हैं तो तुम कभी नहीं जीत सकते? वारों की एक श्रृंखला से जिच पीछे हटने को मजबूर होता है। नाइट एक और हमला करता है। उसकी तलवार अब लाल रोशनी से चमक रही है। सौभाग्य से मेन कैरेक्टर बचाव कर लेता है, लेकिन साफ दिख रहा है कि वह ठंडा पसीना बहा रहा है, जबकि हाल्टन मुस्कुराता रहता है। रिजर्व क्षेत्र में स्टील वुल्फ परिवार के सदस्य लड़ाई को देख रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक और वॉर झेलता है। एक आदमी बोर्डो से कहता है कि उसका बेटा उम्मीद से बेहतर कर रहा है क्योंकि उसने कई हमलों को ब्लॉक कर लिया है। फ्लोरालिन कहती है कि फिर भी नाइट के पास बढ़ते हैं। वृद्ध सहमत होता है, कहता है कि अंततः जिच ने कभी तलवार चलाना सही से नहीं सीखा। महिला उसे गुस्से से देखती है। लड़के का पिता चुपचाप देखता रहता है। दर्शक हाल्टन का नाम चिल्ला रहे हैं। वो कहते हैं कि वह लड़के को खत्म कर दे। मुस्कुराते हुए नाइट पूछता है, क्या मेन कैरेक्टर भीड़ की आवाज सुन सकता है, और कहता है कि अब उसका फर्ज है कि वह दर्शकों को वही दे जो वो चाहते हैं। फिर एक अलग चाल से वह लड़के की ब्लॉकिंग से मुक्त होता है और एक वार करने वाला होता है। वह आदेश देता है कि अगर लड़का अपने शरीर को सलामत रखना चाहता है तो तुरंत हार मान ले। लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर अपनी नीली चमकती तलवार पकड़कर जवाब देता है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अपने मन में जिच सोचता है कि उसे नहीं पता वो ट्रिक काम करेगी या नहीं, लेकिन उसे कोशिश करनी ही होगी। हाल्टन जिच को अपनी ओर बढ़ते देख हैरान होता है और समझ जाता है कि क्या होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर एक स्किल का उपयोग करता है जिसे कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ द सेंसेस। नाइट के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। तेजी से हाल्टन सारी लाइट वेव से बचने की कोशिश करता है और सफलतापूर्वक बच निकलता है, लेकिन जमीन दरारों से भर जाती है। मेन कैरेक्टर अभी भी अपनी तलवार पकड़े कांप रहा है क्योंकि उसका मन अस्थिर और नियंत्रण से बाहर है। दोनों एक दूसरे को दूर से घूरते हैं। दर्शक हैरान हैं कि क्या उन्होंने सच में वो देखा। वह बूढ़ा नौकर सोचता है कि क्या वो सच में सेंस एक्सटेंशन टेक्निक थी, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और तलवार को मैना से सिंक करता है और उसे अपने हाथ पैरों का एक्सटेंशन बना देता है। हाल्टन सोचता है कि लड़के ने यह तकनीक कब सीखी। वह मानता है कि फिर भी लड़के के मैना प्रयोग में लय की कमी है, तो अब मजाक बंद करने का वक्त आ गया है। नाइट हमला करता है। उसकी तलवार से आग निकल रही होती है। वह एक जोरदार हमला करता है, लेकिन जिच आसानी से बच निकलता है। हाल्टन कहता है कि उसके पास एक और सरप्राइज है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि वह देखना चाहता है कि लड़का इस वार से कैसे बचता है। इस बार जिच के पास कोई रास्ता नहीं है। एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। यह पियर्सिंग स्पेस नामक स्किल का असर था। जिच का शरीर जमीन में एक क्रेटर के बीच गिरा होता है। दर्शक चिल्लाते हैं कि उन्होंने हाल्टन से कुछ और उम्मीद नहीं की थी। हाल्टन मुस्कुराते हुए कहता है कि परिणाम तय हो चुका है और अब जिच को अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। तभी कुछ जमीन से टकराता है। जिच की तलवार।
उठते हुए वह कहता है कि इस शरीर से वो टेक्निक्स से नहीं जीत सकता, लेकिन असली कॉम्बैट से जीत सकता है। बिना हिचकिचाहट वह नाइट की ओर पूरी स्पीड से दौड़ता है। वह अपनी तलवार जमीन पर घसीटता है, जिससे धूल उड़ती है और नाइट की आंखों में चली जाती है। मेन कैरेक्टर इस मौके का फायदा उठाकर अपने पूरे शरीर की ताकत से नाइट को जमीन पर पटक देता है। हॉल्टन अभी भी सांस ले रहा है और आंखें पोंछते हुए उठता है। गुस्से में वह कहता है कि वह हमला सिर्फ एक घटिया चाल थी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि जिच की तलवार की नोक उसकी गर्दन पर है। लड़का पूछता है, क्या वो तब भी वही कहेगा जब असल जिंदगी की लड़ाई में हार गया? नाइट उसे घूरता है। बिना विकल्प के वह कहता है कि वह सरेंडर करता है। जिच कहता है कि वह इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि नाइट में एरोगेंस और डर था। अगर वह इस लेसन से सीखे तो वह और ताकतवर बन सकता है। ग्रे हेयर्ड नाइट विजेता घोषित करने के लिए आगे आता है। दर्शक और ग्रे दोनों बेचैन हो जाते हैं। फिर वह घोषणा करता है कि विजेता है जिच स्टीलवॉल। दर्शक नाराज होकर चिल्लाते हैं कि यह धोखा था। वे कहते हैं कि जिच ने नाइट्स कोड का उल्लंघन किया है। ऊपर बॉर्डो पूछता है कि उसके बेटे ने मना टेक्निक्स कब सीखी। नौकर कहता है, क्या आपने कभी नहीं समझा कि जिच में हमेशा से एक नेचुरल गिफ्ट था? ग्रे सोचता है कि यह असंभव है कि उसका सौतेला भाई अब भी खड़ा है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। बैटलफील्ड पर जिच उसे बुला रहा होता है क्योंकि अब उनका ड्यूल होना है। वह कहता है कि उसने पहले ही समय और जगह चुनने की बात कही थी। स्टील वॉल के मुखिया बाहें बांधे पूछते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जिच कहता है कि वह क्यों अनजान बन रहे हैं जबकि उन्होंने खुद मंजूरी दी थी। लोग सोचते हैं, क्या वाकई दोनों भाइयों में काउंट टाइटल के लिए ड्यूल होने वाला है? लोग हैरान हैं कि जिच घायल होते हुए भी फिर से ड्यूल कैसे कर सकता है। जिच चिल्लाता है कि ग्रेग अब भी नीचे क्यों नहीं आ रहा। क्या वह डरपोक बनना चाहता है? बॉर्डो उसे आदेश देता है कि नीचे आओ। यह सुनकर ग्रेग हैरान हो जाता है। बॉर्डो पूछता है, क्या वह वाकई अपने घायल भाई से लड़ने से डरता है? अपने पिता को नीचा दिखाने के डर से ग्रेग नीचे आता है। जिच की ओर बढ़ते हुए वह सोचता है कि उसका भाई मुस्कुरा क्यों रहा है। अपनी तलवार पकड़ते हुए वह सोचता है कि वह अब जिच को पहचान नहीं पाता। जिच उसका नाम पुकारता है और पूछता है कि क्या वह वहां खड़ा है क्योंकि वह उसके पहले बार का इंतजार कर रहा है। अगर ऐसा है तो बड़े भाई के नाते वह पहले हमला करेगा। ग्रेग को जिच की गति देखकर पसीना छूट जाता है, लेकिन वह पहला बार सफलतापूर्वक रोक लेता है। वह सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि जिच अपने हमले में ताकत नहीं लगा रहा। वह पलटवार करता है और कहता है कि वह स्टील वॉल हाउस का उत्तराधिकारी बनेगा। जिच बी को यह समझ आ जाता है कि चोट के कारण वह दोबारा माना नहीं चला सकता। अगर उसे यह खत्म करना है तो बस एक ही तरीका है। वह जोर से हंसता है और देखते हैं कि जमीन पर स्ट्रॉबेरी जूस जैसी तरलता गिरती है, उसका ही खून। वह ग्रेग की तलवार को नंगे हाथों से पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसने मार्च ऑफ डेथ के बारे में सुना है। अपनी शक्ति एक्टिवेट कर वो एक ही हाथ से ग्रेग की तलवार तोड़ देता है। ग्रेग स्तब्ध रह जाता है। जिच अपनी तलवार के हिल्ट से उसके चेहरे के बीच में वार करता है। ग्रेग जमीन पर गिर जाता है, दर्द में कराहता है और एक दांत टूट जाता है। जिच अपनी तलवार उसके सिर के पास जमीन में गाड़ देता है और उसे डरा देने वाले अंदाज में घूरता है। रोते हुए ग्रेग सरेंडर करता है। माइक आगे आता है और घोषणा करता है कि जिच फिर से जीत गया है। दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। जिच अपने पिता की ओर देखता है और कहता है, मैं जीत गया हूं, अब आपको वादा निभाना होगा। बॉर्डो चिल्लाता है, कैसे सिर्फ एक ड्यूल से सत्ता हो सकता है? कोई कहता है, जिच ने दोनों ड्यूल जीते हैं, क्या आप अपना वादा तोड़ेंगे? जिच फैमिली रिंग निकालकर अपने पिता की ओर फेंक देता है और कहता है, मैंने कभी टाइटल चाहा ही नहीं। अंगूठी घूमते हुए स्टील वॉल मुखिया के पांव के पास आकर रुक जाती है। फ्लोरल अपने पति से शांति बनाए रखने की प्रार्थना करती है, लेकिन बॉर्डो चिल्लाता है, इस बर्ताव का मतलब क्या है? जिच घोषणा करता है कि वह अब से इस परिवार को छोड़ रहा है। कोई ग्रेग को उठाकर ले जाता है। जिच उससे कहता है, याद रखना, जीतने के लिए मौत से डरना नहीं चाहिए, खासकर जब स्टील वॉल काउंटी की सीमाएं खतरे में हों। ग्रेग पीछे मुड़कर नहीं देखता। हमारा बॉय नौकर से पोषण लेकर पीता है। दवा पीने के बाद उसकी चोटें ठीक होने लगती हैं। वह प्रार्थना करता है कि हाउस स्टील वॉल इस दिन को कभी न भूले। बाद में मैंशन के गेट के बाहर जिच जाने की तैयारी करता है, लेकिन पहले वह हंस पर कोई चाल चलाना चाहता है।
जब वो कुछ अपनी ओर आते हुए देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हम कुछ घंटे पहले लौटते हैं, जब लड़का कपड़ों की टोकरी लेकर हॉलवे में गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तभी उसे जिच रोक लेते हैं। अंधेरा होने की वजह से हांस पूछता है कि कौन है, और जैसे ही वह मेन कैरेक्टर को देखता है घबरा जाता है, लेकिन जिच कहता है कि वह उसे अपना नौकर स्वीकार करेगा, और अगर उसने मना किया तो वहीं पर उसे खत्म कर देगा। कोई रास्ता न बचने पर वह युवक कहता है कि वह उसके साथ जाएगा। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो चीज नौकर को लगी वह मेन कैरेक्टर जिच की सूटकेस थी, जो उसे उसका सामान उठाने का आदेश देता है। जैसे ही वे चलना शुरू करते हैं, जिच सोचता है कि वह विश्वास नहीं कर पा रहा कि वह उस नौकर को माफ कर रहा है जिसने उसका अपमान किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह बहुत दयालु है। हंस को देखकर वह सोचता है कि यह लड़का उपयोगी साबित होगा, लेकिन पहले उसकी स्टेमिना बढ़ानी होगी और उसे ट्रेनिंग देनी होगी। जोर से वह कहता है कि अब से उसे सिर्फ लॉर्ड जिच बुलाया जाए। फिर लड़का पूछता है कि योजना क्या है, लेकिन डीमन लॉर्ड कहता है कि अभी कुछ तय नहीं है, बस यह है कि पहली मंजिल पोर्टी टेरिटरी होगी। उसके बाद वे वहां जाएंगे जहां जीवन ले जाएगा, क्योंकि अब वह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद जब वे घर से दूर होते हैं, हंस मेन कैरेक्टर का ध्यान खींचता है और कहता है कि यह वो रास्ता नहीं है जिससे लोग आमतौर पर जाते हैं। जिच कहता है कि उसे पता है, लेकिन असली रास्ता बहुत घुमावदार है, जबकि सीधी रेखा में चलना ज्यादा आसान है। लड़का कहता है कि उन इलाकों में मॉन्स्टर्स घूमते हैं, लेकिन हमारा बॉय कहता है कि वे जानबूझकर इसी रास्ते आए हैं, जिससे उसका नौकर ठंडे पसीने में भीग जाता है। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनहरे बालों वाले लड़के का ध्यान भटकता है और वह खुद को समझाने लगता है कि उसने कुछ गलत सुना है। दोनों जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हंस डर के मारे पागल हो रहा है और जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहता है। तभी जिच उसे पुकारता है, जिससे वह विचारों से बाहर आता है। हाथ में तलवार देते हुए मेन कैरेक्टर कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी स्किल्स को आजमाए। वह समझ नहीं पाता और पूछता है कि वह क्या कह रहा है, लेकिन हमारा बॉय बस कहता है कि पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह तुरंत डर जाता है, क्योंकि झाड़ियों के बीच एक लाल आंखों वाला प्राणी घात लगाए बैठा होता है। वह एक गॉब्लिन होता है जो लड़कों को देखकर मुस्कुराता है, जिससे हंस की टांगें कांपने लगती हैं। डर के मारे लड़का कहता है कि वह तलवार चलाना नहीं जानता और क्या वह कोई बड़ी हथियार ले सकता है। जिच उसे डांटते हुए कहता है कि रोना बंद करो, वरना लात खाओगे, और शायद वही उसके लिए अच्छा होगा। सारी बातों से परेशान होकर क्रीचर हमला करने के लिए कूदता है, जिससे नौकर चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगता है, जबकि वो गॉब्लिन काफी छोटा होता है। हमारा बॉय सोचता है कि यह काम उससे ज्यादा मेहनत वाला निकला। अचानक गॉब्लिन उसकी ओर मुड़ता है, लेकिन हमला करने से पहले ही लड़का उस पर वार करता है और उसे जोर से पीछे फेंक देता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर और हंस दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं। खड़े होकर सुनहरे बालों वाला लड़का चिल्लाते हुए पूछता है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और वह जवाब देता है कि क्योंकि लड़का कमजोर है, इसलिए अगर वह सिर्फ बोझ है तो वह उसका नौकर नहीं हो सकता। उसे हीलिंग पोशन देते हुए जिच कहता है कि उसे खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, और चेतावनी देता है कि गॉब्लिन सिर्फ बेहोश हुआ है, वह जल्द ही जाग जाएगा। थोड़ा समय बीत जाता है और हम देखते हैं जमीन पर कई खाली पोशन की बोतलें पड़ी हैं। इस बार हंस खड़ा है, तलवार को योद्धा की तरह पकड़े हुए, और छोटे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार है। पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा वह तेजी से आगे बढ़ता है, जिससे गॉब्लिन उसकी एटीट्यूड देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी गलती होती है क्योंकि वह हमला रोकते हुए लड़के पर क्लब से वार करता है। नाराज होकर नौकर क्रीचर की लाल आंखों में घूरता है, जो अपनी मुस्कान के साथ दांत भी दिखा रहा होता है। कुछ सुधार दिखाते हुए लड़का एजिलिटी और प्रिसीजन के साथ दुश्मन के वार से बच जाता है। जिच अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है, यह देखकर कि लड़का भले ही नौसिखिया हो, उसमें कुछ टैलेंट जरूर है। गॉब्लिन गलत दिशा में देखता रहता है, उसे समझ ही नहीं आता कि लड़का कहाँ गया। तभी हांस उसके पीछे प्रकट होता है, आंखों में खून, और तलवार को सीधे मॉन्स्टर के सिर के बीचों बीच घुसेड़ देता है। अपने दुश्मन को गिरते देख लड़का भारी सांस लेता है, फिर अपने हाथों को देखकर सोचता है कि क्या उसने वाकई जीत हासिल कर ली है। जब उसे लगता है कि उसने जीत ली है, तो वह खुशी से उछलने और चिल्लाने लगता है, खुद को चैंपियन जैसा महसूस करता है। पास आकर जिच उसे एक और पोशन बॉटल देता है और कहता है कि लड़के ने उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि यह सब उसी की बदौलत हुआ है। अचानक सुनहरे बालों वाले लड़के का ध्यान कुछ और तरफ जाता है
और वह दवा की बोतल जमीन पर गिरा देता है। फिर वह हमारे बॉय से कहता है कि वह एक बार उस दिशा में देखे। हम देखते हैं कि एक हॉर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स बहुत गुस्से में उनकी ओर आ रही है। वे और भी गॉब्लिन्स हैं जो लगातार गुर्रा रहे हैं। हमारा बॉय उन्हें ठंडे मन से देखता है, जबकि उसका नौकर फिर से पसीने में भीगने लगता है। कुछ छोटे कदम आगे बढ़ाकर जिच झुकता है और कुछ पत्थर उठाकर उन मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक देता है, जिससे हांस और भी ज्यादा घबरा जाता है। पत्थर सीधे गॉब्लिन्स के सिर पर लगते हैं और वे पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जिच बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा रहता है। हांस की तरफ देखकर वह पूछता है कि वह इतना हैरान क्यों है, जब लड़ाई अभी तो शुरू हुई है। उत्सुक होकर लड़का पूछता है कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उसका मास्टर बस कहता है, पीछे देखो। जैसे ही वह पीछे देखता है, वह पूरी तरह से पीला पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर विशाल ऑर्क्स खड़े होते हैं। लेकिन हमारा बॉय कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पोशंस हैं। जल्दी ही रात हो जाती है और आसमान में तारे चमकने लगते हैं। हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स हार चुके हैं और दोनों लड़के एक कैंप फायर के पास आराम कर रहे हैं। जिच अपने नौकर को देखता है, जो पूरी तरह से बेसुध पड़ा है और लगातार खटराटे मार रहा है। उसे याद आता है जब उसने पूछा था कि फोरेल उस लड़के की इतनी रक्षा क्यों करता है और उसका उस औरत से क्या रिश्ता है। हांस जवाब देता है कि उसकी दादी काउंटेस की नैनी थी, इसलिए वह बचपन से ही उसे पसंद करती थी। मेन कैरेक्टर जिच फिर कहता है कि उसे याद है कि उसकी माँ एक नौकर को सिर्फ इसलिए तंग करती थी क्योंकि वह फोरेल की नैनी का पोता था। लड़का शर्मिंदा और जिज्ञासु हो जाता है और हमारा बॉय पूछता है कि वह उसकी दिवंगत माँ के बारे में क्या सोचता है। वह जवाब देता है कि वह एक अच्छी महिला थी। उन्होंने सभी नौकरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और हमेशा काउंट का सम्मान किया। वह सभी के प्रति बहुत दयालु और गर्मजोश थी। वर्तमान में लौटते हुए जिच हांस के झूठ का विश्लेषण करता है और महसूस करता है कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था, सिर्फ उसकी माँ की वजह से। यह सोचकर कि उसने सबके साथ कैसा व्यवहार किया, जिच को फोरेल और ग्रेग के लिए थोड़ा बुरा लगता है, जबकि यह उसकी गलती नहीं थी। तभी किसी गाड़ी के आने की आवाज उसका ध्यान खींचती है। जिच उठकर अपने नौकर को हल्के से ठोकर मारकर जगाता है। नौकर कहता है कि अभी तो सुबह भी नहीं हुई, लेकिन जिच उसे चेतावनी देता है कि कुछ आ रहा है। तलवार उठाते हुए हंस पूछता है कि क्या वे गॉब्लिन्स या ऑर्क्स हैं। तभी वह देखता है कि असल में वह एक कैरेज है। जिच उसे आगे बढ़कर रास्ता दिखाने के लिए कहता है। फिर हांस पसीने पसीने होकर पूछता है कि क्या वह कोई व्यापारी हो सकता है, लेकिन उसका मास्टर कहता है कि कैरेज के पहियों की आवाज किसी व्यापारी जैसी भारी नहीं है। लड़का कहता है कि शायद वे उनकी तरह यात्री हैं, लेकिन जिच जवाब देता है कि कोई इस समय जंगल में यात्रा नहीं करता। आवाज पास आती जा रही थी और तभी कदमों की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि वो कदम 2 नाइट्स और एक घोड़े के हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या वे होली नाइट्स हैं। तभी कोई कैरेज से बाहर आता है और कहता है कि वे भी उसी जगह रात भर रुकने का इरादा रखते हैं। हमारा बॉय जैसे ही देखता है कि वह कौन है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो लड़की जो अपना हुड हटाती है कहती है कि वह करुणा की फॉलोअर है और उसका नाम एन लुबेला है, मर्सी की सेंट। जिच तुरंत पहचान लेता है कि वह वही सेंट है जिसने अपनी पास्ट लाइफ में सुनहरे नाइट के साथ मिलकर उसे मारा था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे यहाँ मिलेगी। एक और व्यक्ति पास आता है और कहता है कि लड़के से मिलकर अच्छा लगा। वह एन का सहायक और करुणा के लिए सेंटहुड का कैंडिडेट बेलरी वेग होता है। हमारा बॉय चुपचाप सोचता है कि यह वही आदमी है, तस्निया की टुकड़ी का किलिंग मशीन। लेकिन फिर वह हैंडशेक करता है क्योंकि उसने वादा किया है कि वह अब अच्छा इंसान बनेगा। जिच मुस्कुराते हुए कहता है कि उनके पास सबके लिए टेंट लगाने की पर्याप्त जगह है और बेलरी उसे धन्यवाद देता है। हांस की ओर देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि उसे भी उनका अभिवादन करना चाहिए। पल भर में हंस लड़की के पैरों में घुटनों के बल बैठ जाता है और खुद को असली चापलूस साबित करता है। जल्द ही नए आए सैनिक बड़ा टेंट लगाने लगते हैं। एक आदमी किसी से खंभा पकड़ने के लिए कहता है। एन आगे बढ़ती है, लेकिन हांस उसे रोकता है और मुस्कान के साथ कहता है कि वह यह करेगा। एन केवल धन्यवाद कहती है और पीछे हट जाती है। हांस मदद करने में जुट जाता है, जबकि वह बाकी सैनिकों के मुकाबले छोटा है। जिच मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसका नौकर वास्तव में बहुत उत्साहित है और ऐसा होना समझ में आता है क्योंकि एन बेहद खूबसूरत है और ग्लेंजिनाइड कभी भी अपनी टीम के लिए बदसूरत औरतों को नहीं चुनता। तभी एक कोमल आवाज उसे उसकी सोच से बाहर निकालती है।
एन उससे पूछती है कि क्या वह उसके पास बैठ सकती है। मेन कैरेक्टर हाँ कहता है और वह उसका धन्यवाद करती है कि उसने उन्हें वहां रुकने दिया। विनम्रता से जिच कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी असहजता दिखती है क्योंकि वह उसके बहुत पास आ जाती है। लड़की उसे देखती है और महसूस करती है कि वह कुछ कहने वाला है। जैसा कि उम्मीद थी, जिच पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह जवाब देती है कि वह सिर्फ यात्रा कर रही है और जहां भी कोई पीड़ित दिखता है वहां वह प्रार्थना करती है। हमारा बॉय कहता है कि वह अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन एन कहती है कि वह तो बस करुणा की अनुयायी होने का अपना कर्तव्य निभा रही है। फिर वह पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। हमारा बॉय कहता है कि वह अच्छा इंसान बनने का तरीका ढूंढ रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह एन से पूछता है, अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। लड़की थोड़ी हैरान होती है, लेकिन लड़का कहता है कि वह शायद इस सवाल के लिए सबसे सही इंसान है। थोड़ा सोचने के बाद सेंट कहती है कि अच्छा और दयालु इंसान बनने के कई तरीके होते हैं। फिर वह पूछती है कि क्या उस लड़के के पास कोई खास शक्ति है। वह जवाब देता है कि उसमें शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा है। एन कहती है कि वह उस ताकत का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कर सकता है। आत्मविश्वास से भरे जेज कहता है कि वह कल से ऐसे ही लोगों की तलाश शुरू करेगा। अगले दिन सब शहर घूमने निकलते हैं। एन के साथ चलते हुए बेलरी कहता है कि सभी दुकानें अभी निर्माणाधीन लग रही हैं और वह सहमत होती है। बेलरी बताता है कि उसे करुणा से एक आदेश मिला है जिसे उसे पूरा करना है। एन उसे शुभकामनाएं देती है और बेलरी कहता है कि वह अपना ख्याल रखे। लेकिन थोड़ी देर बाद कहीं और एन परेशान लगती है। जब वह एक संकरी गली में जाती है तो वह कहती है कि उसने वहां से किसी की चीख सुनी है। उसके नाइट्स कहते हैं कि वे जांच करेंगे। तभी एन कुछ ऐसा देखती है जो उसे चौंका देता है। वह देखती है कि एक लड़के को मारा जा रहा है और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। एक नाइट आकर हमलावर को रुकने को कहता है, लेकिन सेंट के मन में बस यही सवाल घूमता है, क्या जिच ऐसा करने वाला इंसान हो सकता है। हंगामे के बाद एन और जिच की बात होती है। वह कहती है कि उसने उसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने को कहा था, लेकिन वह ट्रबल मेकर्स की मदद करने क्यों गया। मेन कैरेक्टर जवाब देता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि वे लोग सुधार की जरूरत में हैं। लड़की आदेश देती है कि अब से वह सिर्फ असहाय लोगों की मदद करेगा और कभी भी शारीरिक बल का दुरुपयोग नहीं करेगा, और उसकी शुरुआत उसे माफी मांगने से करनी होगी जिसे उसने मारा था। टेबल पर बैठे लड़के का चेहरा सूझा हुआ है, लेकिन वह कहता है कि वह ठीक है। अपना परिचय देते हुए वह लड़का कहता है कि उसका नाम सून है और वह एन का बहुत आभारी है कि उसने उसकी जान बचाई। उत्सुक होकर लड़की पूछती है कि उसे क्यों मारा जा रहा था और क्या जिच और बाकी लड़के उसकी दुकान छीनने की कोशिश कर रहे थे। वह पुष्टि करता है कि साइरन कॉरपोरेशन नाम का एक समूह लोगों को रिश्वत देकर यहाँ तक कि मेयर को भी अपने मुताबिक काम करवाता है। उसकी दुकान भले ही पुरानी दिखती हो, लेकिन वह उसके दादा और पिता की यादों से भरी है। जब उसने जगह छोड़ने से इनकार किया तो वे हिंसक हो गए। अब वह नहीं जानता कि क्या करे। एन कहती है कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह तुरंत कोर्टी के मेयर से मिलकर स्थिति को सुलझा लेगी। उसके एक नाइट चेतावनी देता है कि करुमिन के अनुयायियों को राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन एन कहती है कि एक करुणा अनुयायी होने के नाते वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती और सब कुछ सुलझाने का वादा करती है। वह तेजी से वहां से निकलती है और उसके गार्ड उसके पीछे दौड़ते हैं ताकि उसके साथ जा सकें, जबकि जिच को महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन शहर में घूमते हुए हांस पूछता है कि मेन कैरेक्टर क्या सोच रहा है। वह जवाब देता है कि वह उस संत की बातों के बारे में सोच रहा है जिसने कमजोरों की मदद करने की बात कही थी, क्योंकि उसे लगता है कि वह खुद भी उस बात को सही से नहीं समझती। अपने सेवक के गाल खींचते हुए वह कहता है कि वह इस बात को लेकर भी चिंतित है कि वह लड़की अभी तक कैंप में वापस नहीं आई है। अचानक दोनों लड़के एक दीवार पर लगे नोटिस को देखने वाले लोगों के झुंड को देखते हैं। जिज्ञासावश वे पास जाते हैं और लोगों को यह कहते सुनते हैं कि पोस्टर में दिखाया गया व्यक्ति डिप्टी मेयर का हत्यारा है। जज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि पोस्टर में बनी तस्वीर एंस की है। हांस ये देखकर हैरान रह जाता है, जबकि जज को यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। लोग कह रहे होते हैं कि उन्होंने सुना है कि वह लड़की करुणा की एक डायन है और शहर पर उसके श्राप के कारण अराजकता फैल गई है, इसलिए रात के समय घर में छिपना ही बेहतर होगा। हर कोई डर के मारे भागने लगता है और खुद को अपने घरों में बंद कर लेता है। चिंतित सेवक मेन कैरेक्टर से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि क्या हुआ है।
जिज कहता है कि कुछ अजीब लग रहा है, इसीलिए बेहतर होगा कि वे भी निकल जाएं। कुछ समय बाद दोनों शहर में घूम रहे होते हैं, जो रात होने के बाद से पूरी तरह से शांत है। जिस याद करने की कोशिश करता है कि क्या उसके पिछले जीवन में कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उसे पोर्टी पर किसी श्राप या एंस द्वारा किसी की हत्या की कोई याद नहीं आती। उसका संदेह यह है कि क्या घटनाएं इसलिए बदल गई हैं क्योंकि उसने इस जीवन में संत से मुलाकात की। अचानक उसका सेवक ध्यान दिलाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक टांग जो इंसानी नहीं लगती पास आती है और वह प्राणी अजीब आवाजें निकाल रहा होता है। पता चलता है कि वह एक ज़ॉम्बी महिला है। डरे हुए सुनहरे बालों वाला लड़का पूछता है कि क्या वह सच में अनडेड है, जबकि जज बिना किसी झिझक के उस राक्षस पर हमला करता है और 5 सेकंड से भी कम में उसे अपनी तलवार से खत्म कर देता है। घुटनों पर बैठा हांस पूछता है कि ऐसा जीव शहर में क्यों घूम रहा था। मेन कैरेक्टर कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरी ओर कोई कहता है कि राहत की बात है कि कोई भी शिकार नहीं हुआ। जलती मशालों के साथ 2 गार्ड लड़कों से कहते हैं कि वे उस राक्षस के शव का ध्यान रखेंगे और उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। उनमें से एक कहता है कि अब वे घर के अंदर चले जाएं और हांस को मशाल थमाते हुए चेतावनी देता है कि वे डायन के श्राप से प्रभावित हो सकते हैं। गार्ड्स चले जाते हैं और ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाते हैं। मेन कैरेक्टर का सेवक पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि एंस एक डायन है। जज जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि असली दोषी इस घटना के पीछे है और उसने लड़की को एक मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया है। जिज्ञासु हांस पूछता है कि वह इतना निश्चित कैसे हो सकता है। सिज कहता है कि क्योंकि एंस, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। उसका सेवक तब सवाल करता है कि क्या वह उस लड़की के बारे में कुछ जानता है जो वह नहीं बता रहा है। जिज फिर ब्लफ करता है और कहता है कि केवल उसके चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है कि वह एक अच्छी इंसान है। अचानक वह कुछ सुनता है और तेजी से मुड़ता है। हैरान हांस पूछता है कि उसने क्या सुना, लेकिन जिज कुछ नहीं कहता और बस घर की उलटी दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। जल्दी ही एक संरचना के पास पहुंचता है। दरवाजे पर पहुंचकर वह एंस को पाता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। हांस वहां खड़ा रह जाता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है और देखता है कि वह लड़की अकेले छिपी हुई है। सभी मिलकर घर लौट जाते हैं। नहाने के बाद जज पूछता है कि क्या जो कपड़े उसने उसे दिए थे वे उसे ठीक से आए। लड़की पुष्टि करती है कि हाँ। जज कहता है कि उसका सेवक खाना लेने गया है और वह जल्द ही वापस आएगा। फिर वह पूछता है कि वे नाइट्स कहाँ हैं जिन्हें लड़की की रक्षा करनी थी। आइंस बस सिर झुका लेती है और जज पूछता है कि क्या वे किसी और मिशन पर गए हैं। लड़की जवाब देती है कि यह सब उसकी गलती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जब वह कहती है कि नाइट्स उसके कारण अब नहीं रहे। जज बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे वह वांटेड पोस्टर देता है जिस पर उसका चेहरा बना होता है और पूछता है कि क्या जो हुआ है उसका संबंध इस पोस्टर में लिखी बातों से है। संत घबरा कर कहती है कि वह कोई डायन नहीं है। जज कहता है कि उसे पता है, जिससे लड़की चौंक जाती है कि जज को उसकी मासूमियत पर विश्वास है। जज आगे कहता है कि उसे पता है कि वह बुरा नहीं कर सकती, लेकिन वह यह जानना चाहता है कि उनके पिछले मिलने के बाद उसके साथ क्या हुआ। एन कहती है कि वह उसे सब कुछ बताएगी। हम उस दिन पर लौटते हैं जब उसने दुकान वाले लड़के की समस्या सफलतापूर्वक सुलझाई थी। मेयर, जो लालची लगता था, की तुलना में डिप्टी मेयर बहुत भरोसेमंद और जिम्मेदार व्यक्ति था। तभी मेयर के पीछे खड़े आदमी ने सुझाव दिया कि मेहमानों के लिए भोजन कराया जाए। थोड़े झिझक के बाद मेयर ने सभी के लिए डिनर की तैयारी करने पर सहमति जताई, भले ही वह खुद रुकना नहीं चाहता था। एन कहती है कि अगर यह परेशानी नहीं है तो वह निमंत्रण स्वीकार करेगी, क्योंकि होली नाइट्स बहुत भूखे थे। उसकी एकमात्र गलती यह थी कि उसने अचानक रात में मेयर से मिलने जाने का निर्णय लिया। भोजन के बाद वे आदमी का धन्यवाद करने उसके कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि कुछ भयानक हो चुका था। उसके नाइट्स तुरंत उसके सामने खड़े हो गए ताकि उसकी रक्षा कर सकें, जबकि मेयर, जो लाशों से घिरा हुआ था, कहता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हैरान एक नाइट चिल्लाता है और एन से कहता है कि वह कमरे के पीछे देखे, जहां बेलू की मूर्ति बैंगनी रोशनी से घिरी हुई हवा में तैर रही थी। एन तब कहती है कि मेयर बेलू का कठपुतली है। मुस्कुराते हुए वह आदमी कहता है कि आखिरकार उसने सच्चाई जान ली है। घबराई लड़की पूछती है कि वह क्या योजना बना रहा है। अचानक जमीन पर गिरे लोग उठने लगते हैं और मेयर खुलासा करता है कि वह उसे उस मूर्ति को बलि के रूप में चढ़ा रहा है। ज़ॉम्बी उन तीनों पर हमला करते हैं।
नाइट्स संत की शक्ति से सुरक्षित रहते हुए जल्दी ही पलटवार शुरू कर देते हैं, लेकिन एन को महसूस होता है कि वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और वह शायद सभी को नहीं रोक पाएगी। उसके एक नाइट्स पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या वह ठीक है, और जल्दी ही उसे एहसास होता है कि एक ज़ॉम्बी उस पर पीछे से हमला करने वाला है। वह आदमी उसे पीछे धकेलकर खुद आगे आ जाता है ताकि वह हमला झेल सके। बैठे हुए जज पूछता है कि क्या वह सच में बेलू के अनुयायियों की बात कर रही है। एन पुष्टि करती है कि वह समूह उस दुष्ट देवता की सेवा करता है जो विनाश और अराजकता चाहता है और उसके नाम पर हमले करता है। मेन कैरेक्टर उत्सुकता से पूछता है कि वे पोर्टी में क्या करना चाहते हैं। एन कहती है कि उसे लगता है वे एक रिचुअल की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उसने मेयर के पीछे की मूर्ति पर लिखा देखा था, मैं इस शहर को बेलू को अर्पित करता हूँ। जज दिखाता है कि उसे इसका मतलब पता है और उसका दोस्त पूछता है कि वह क्या छिपा रहा है। जवाब में जज कहता है कि शायद शहर में कहीं और मूर्तियां छिपी हैं और मेयर के पास जो किताब थी वही उनकी शक्ति को सक्रिय करने वाली कुंजी है। संत कहती है कि मेंशन से भागने के बाद वह करुमिन मंदिर में मदद लेने गई थी, लेकिन शहर बंद था और वह किसी से संपर्क नहीं कर सकी, जिससे वह फिर से रोने लगती है। लड़की कहती है कि उसे रिचुअल को रोकना होगा और जज कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। फिर वह पूछता है कि क्या यह एक अच्छा काम कहलाएगा। एन कहती है हाँ, लेकिन वह चिंतित है कि वह उसे खतरे में डाल सकती है। जज फिर कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और बताता है कि अगली रात वे मेयर की मेंशन में जाएंगे, इसलिए लड़की को अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। दरवाजा खोलते समय मेन कैरेक्टर देखता है कि हांस उनकी बातचीत सुन रहा था, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है। जज परवाह नहीं करता और कहता है कि असल में यह एक काम है उसी के लिए, और फिर योजना उसके कान में चुपचाप बताता है। जो भी योजना है, हांस उसे सुनकर हैरान रह जाता है। अगले दिन रात में हम देखते हैं कि दो आदमी मेयर की मेंशन के पीछे के आंगन में बेहोश पड़े हैं, जबकि जज और उसका साथी एक बालकनी के रास्ते घर में प्रवेश करते हैं। लड़की को उठाए हुए जज पूछता है कि क्या वह ठीक है, और वह हाँ कहती है। दोनों तेजी से हॉलवे में आगे बढ़ते हैं और उस दरवाजे के सामने रुकते हैं जहां संत ने आखिरी बार मेयर को देखा था। एन कहती है कि मूर्ति वहीं थी और मेन कैरेक्टर कहता है कि वह दरवाजे के पीछे कुछ बुरा महसूस कर रहा है। बिना देर किए वे कमरे में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि मेयर एक खिड़की की ओर मुंह किए बैंगनी रोशनी से घिरा खड़ा है। एन कहती है कि वही आदमी है जिसने डिप्टी मेयर को मारा था। आगे बढ़ते हुए जज उस पर हमला करता है और तलवार से उसे कोने में दबा देता है, लेकिन वह आदमी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे जज भ्रमित हो जाता है। चिंतित संत कहती है कि वह सावधान रहे क्योंकि ज़ॉम्बी आ सकते हैं। मेयर की पीठ पर पैर रखकर और उसे धक्का देते हुए मेन कैरेक्टर कहता है कि उसने गलत आदमी पर आरोप लगाया है, क्योंकि जो अभी जमीन पर गिरा है वह असली मास्टरमाइंड नहीं है। एन चौंक जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह सही थी। अचानक मेयर के मुंह से बैंगनी आभा निकलने लगती है। मुस्कुराते हुए जज कहता है कि अब उन्हें असली अपराधी मिल गया है जो इस पूरे अराजकता के पीछे था। वह व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि वह लड़की खुद वापस आ जाएगी। पता चलता है कि असली विलेन असल में डिप्टी मेयर है जो कभी मरा ही नहीं था। एन चौंक कर कहती है कि वह यकीन से कह सकती थी कि वह अब जीवित नहीं था, लेकिन अब वह देखती है कि वह बेलू की शक्ति वाली किताब पकड़े खड़ा है। डिप्टी मेयर एक डरावनी नजर के साथ कहता है कि यह किताब उस बलिदान की रस्म की कुंजी है, और एन पूछती है कि उसने यह कैसे हासिल की। जज कहता है कि अब स्थिति साफ हो गई है और मेयर केवल एक कठपुतली था जिसे किसी और के आदेश मिल रहे थे जब तक वह खत्म नहीं हुआ। सच्चा नियंत्रक शुरुआत से ही डिप्टी मेयर था। कांपते हुए वह कहता है कि यह सच नहीं हो सकता। एन पूछती है कि उसने होली नाइट्स के साथ क्या किया, और हंसते हुए वह कहता है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके शरीर मछलियों का खाना बन चुके हैं। अब उसे केवल एक बात जाननी है, वह लड़का जो लड़की के साथ है आखिर है कौन, और क्या वह कोई गुप्त रक्षक है। जिस तब खुलासा करता है कि उसका करुमिन से कोई संबंध नहीं है। डिप्टी मेयर उत्सुकता से पूछता है कि फिर वह वहां कर क्या रहा है। लड़का जवाब देता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ बताने की जरूरत नहीं है जो मछली के सिर वाले देवता को मानता है। गुस्से में वह पूछता है कि क्या उसने सच में ऐसा कहा। जज मुस्कुराते हुए पूछता है कि उसे मछली के सिर वाले से दंड क्यों मिलेगा। यह सुनकर डिप्टी मेयर बौखला जाता है और कहता है कि वह उसे आखिरी सांस तक उसकी इस निंदा की सजा देगा।
तभी ज़ॉम्बी फिर से सामने आ जाते हैं और डिप्टी मेयर चिल्लाता है कि वे जिच को खत्म कर दें और एन को जिंदा रखें। बिना हिचकिचाहट के जिच हमला करने वाले राक्षसों का सामना करता है और संत उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि वह सावधान रहे। एन की सुरक्षा के साथ उसकी स्किल सक्रिय होती है और जिच खूबसूरती से वारों को चकमा देकर एक एक करके पलटवार करता है। उसकी तलवार नीली रोशनी से चमकने लगती है। यह देखकर डिप्टी मेयर, जो किताब पकड़े हुए है, सोचता है कि यह असंभव है क्योंकि कोई भी ज़ॉम्बी को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता। इस बीच मेन कैरेक्टर महसूस करता है कि उसकी कुछ मना वापस आ गई है। मुस्कुराते हुए वह आदमी से पूछता है कि क्या वह और राक्षस नहीं बुला रहा। गुस्से से कांपता हुआ डिप्टी मेयर कहता है कि उसका अहंकार यहाँ उसकी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि रस्म की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिच कहता है कि वह इस पर शक करता है, जिससे उसका विरोधी उसकी हिम्मत पर स्तब्ध रह जाता है। हंसते हुए जिच कहता है कि वह शहर में छिपी सभी मूर्तियां ढूंढकर नष्ट कर देगा। डिप्टी मेयर कहता है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन जिच कहता है कि करुमिन का एक सदस्य जरूर कर सकता है। यह जाहिर करता है कि वह जानता है कि डिप्टी मेयर ने उन मूर्तियों की सुरक्षा की थी, लेकिन एक सीमा तक। एन आगे बढ़कर पूछती है कि क्या यह सच है। जिच पुष्टि करता है और कहता है कि जब वे पोर्टी की सभी मूर्तियों को नष्ट कर देंगे तो उन्हें बस मेंशन लौटकर आखिरी मूर्ति खत्म करनी होगी। गुस्से में भरकर बेलू का अनुयायी चिल्लाता है कि जिच सिर्फ एक गंदा कीड़ा है और फिर ज़ॉम्बी को दोबारा हमला करने का आदेश देता है। तेजी से जिच अपनी तलवार निकालता है और लगातार उन राक्षसों को काटता है, जिससे उसका विरोधी और भी गुस्से में आ जाता है और उसकी साथी चिंतित हो जाती है। एन के पास पहुंचकर वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि वह हिले नहीं ताकि वह उसे चोट से बचा सके, क्योंकि अब वे वहां से निकल रहे हैं। पसीने से तरबतर लड़की कहती है कि रास्ता बंद है। मेन कैरेक्टर खिड़की की ओर दौड़ता है, जबकि वह कहती है कि रुको, जरा ठहरो। लेकिन जिच बिना रुके खिड़की के कांच को अपनी पीठ से तोड़ देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी दोस्त को कोई चोट न पहुंचे। डिप्टी मेयर यह देखकर निष्कर्ष निकालता है कि वह अब उस जोड़ी को खो चुका है, इसलिए अब उसे अपनी दुष्ट योजना पर दोबारा विचार करना चाहिए। अगले दिन कोई शहर में चिल्लाते हुए पोस्टर फैलाता है कि टायन एन ने मेयर की हत्या कर दी। नागरिक जल्दी ही इकट्ठा हो जाते हैं और पोस्टर उठाकर जमीन पर फेंकने लगते हैं। यह सुनकर चौंक जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं जब वे पोस्टर पर किसी अजनबी की तस्वीर देखते हैं। पता चलता है कि वह जिच है, जिसे डायन का सहयोगी बताकर वांटेड किया गया है। अपने ही वांटेड पोस्टर को देखते हुए जिच कहता है कि उसका चित्र अच्छा लग रहा है और यह कि वह स्केच भी उसकी सुंदरता को नहीं छिपा सकता। बस एक बात अजीब लग रही है। ब्रेड खाते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि डिप्टी मेयर शायद आलसी हो गया होगा और उसने चित्र को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। फिर वह एन से कहता है कि चिंता मत करो, पहले खाना जरूरी है। लड़की पूछती है कि उसने खाना कहाँ से लाया और जिच बताता है कि उसने कहीं से उधार लिया है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि अब कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता। घुटनों पर गिरते हुए लड़की सिसकती है और जिच कहता है कि उसने कुछ चुराया नहीं है, बल्कि उसने उधार लिया है और बाद में वह उस जगह जाकर दुगुनी कीमत चुका देगा। लड़की फिर पूछती है कि हांस कहाँ है और जज कहता है कि उसने उसे एक मिशन पर भेजा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्रेड खाते हुए एन पूछती है कि अब वे कहाँ जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि अगला कदम है उन मूर्तियों को खोजना। थोड़ी उलझन में लड़की पूछती है कि क्या उसे पता है कि उन्हें कैसे ढूंढा जाए। जज कहता है कि शुरुआत स्लम्स से करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास एक जगह है दिमाग में। बाद में वे उस जगह पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि 3 लड़के एक गली में इकट्ठा हैं। जिच पास आता है और एक लड़के का ध्यान खींचते हुए कहता है कि काफी समय हो गया। एन को देखते ही तीनों घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं कि वह डायन है और जिच उसका साथी है। वे तुरंत भागने लगते हैं। उन्हें भागने से रोकने के लिए जिच हवा में कूदकर एक लड़के के ऊपर और 2 अन्य के सामने उतरता है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उन्हें भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उन्हें काटेगा नहीं। दोनों लड़के स्तब्ध होकर खड़े रह जाते हैं, मुंह खुले के खुले, डरते हुए कि वे यहीं मारे जाएंगे। लड़की उनके चेहरों को देखकर कहती है कि वह उन्हें उस दिन से पहचानती है जब सून की पिटाई हुई थी। जज देखता है कि तीसरा लड़का भागने ही वाला है और जल्दी से पूछता है कि क्या वह ऐसा इंसान है जो अपने दोस्तों को छोड़ देता है। जज उसका सिर पकड़ लेता है ताकि वह भाग न सके। वह लड़का कहता है कि वे सब अपराधी हैं और उनके साथ सार्वजनिक रूप से दिखने से उसे ही परेशानी होगी। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि वह अपनी टीम के लिए लोगों की तलाश कर रहा है।
नीचे बैठे लड़के पूछते हैं कि वे उसकी मदद क्यों करें, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। आंखों में चमक लिए तीनों आगे आते हैं और पूछते हैं कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। पूछताछ शुरू करते हुए जज पूछता है कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अचानक बीमार पड़ गया हो या जिसकी जान बिना कारण चली गई हो, जैसे कि उसकी जीवन ऊर्जा खींच ली गई हो। दो लड़के लाल बालों वाले लड़के की ओर देखते हैं जो तुरंत मुड़ जाता है और कहता है कि वह ऐसा कोई नहीं जानता। मेन कैरेक्टर तब पूछता है कि जब वह जानकारी के बदले पैसे दे रहा है तो वह कुछ छिपा क्यों रहा है। जवाब न मिलने पर वह उस लड़के की गर्दन पकड़ लेता है ताकि उसकी याददाश्त लौट आए। फिर भी वह लड़का बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। सबको हैरान करते हुए एन आगे आती है और घुटनों के बल बैठकर विनम्रता से उस लड़के से अनुरोध करती है कि वह जो जानता है बता दे। जिस लड़की की ओर देखते हुए पूछता है कि वह क्या कर रही है। जवाब में संत कहती है कि यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन शहर खतरे में है और उसे बचाना जरूरी है, नहीं तो यह रातों रात मृत्यु का शहर बन जाएगा। चिल्लाते हुए लाल बालों वाला लड़का कहता है कि उन्हीं की वजह से जोबी शहर में घूम रहे हैं और अगर एन न होती तो उसका भाई बीमार न होता। आखिरकार वह बताता है कि वह क्या छिपा रहा था। जिस लड़के से कहता है कि वह उन्हें अपने भाई के पास ले चले, लेकिन वह इनकार कर देता है और पूछता है क्यों। चिढ़ते हुए मेन कैरेक्टर उसे फिर से पकड़ लेता है और खुद ही उसके घर चल देता है, जो कि एक दूर की सुनसान झोपड़ी में है। संत कहती है कि उसने भरसक कोशिश की, लेकिन बीमार लड़का तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक समस्या की जड़ को खत्म न किया जाए। मैं कैरेक्टर तब लाल बालों वाले लड़के से पूछता है कि क्या किसी ने उसके भाई के पास आकर कुछ किया था। वह पुष्टि करता है और कहता है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि किसने उसके भाई पर हमला किया। जज पूछता है कि वह कौन था। लड़का आंखें संकीर्ण करते हुए कहता है कि कैसे वह भूल सकता है जबकि उसने उस व्यक्ति को पहले देखा है। वह था वही दुकान वाला जिसे जज ने सून की पिटाई के समय हराया था।